दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संसद। हम देखेंगे कि भारतीय संसद किससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संसद कुल कितने सदनों से मिलकर बनी है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर है कि भारतीय संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। वो है लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है कि ऑप्शन नंबर सी, यानी उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति कहते हैं। उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं। तो ऑप्शन है 238, 250, 245, 252। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं 245 और 250 में, क्योंकि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अभी जो वर्तमान में 245 सदस्य हैं, इनमें से 233 सदस्य राज्यों की विधानसभाओं से हैं तथा 12 सदस्य वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। तो 245 सदस्य ये भी वर्तमान में हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति। तो इसका सही उत्तर है कि संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अगला प्रश्न है धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। धन विधेयक यानी मनी बिल पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। तो इसका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और इसका अंतिम निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। तो अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा का आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा का आम चुनाव कब हुआ था। तो ऑप्शन है 1947, 1950, 1951 और 1955। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1951-52 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कितने सदस्यों को नामांकित किया गया है। एंग्लो इंडियन के लिए ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर तो बी है, यानी कि 2 सदस्यों को नामांकित किया गया है। परंतु क्या हो गया है कि जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य हैं, इनको 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इनको अब निष्कासित कर दिया गया है। यानी कि जो 2 सदस्य चुने जाते हैं, अब वो 2 सदस्य नहीं चुने जाते हैं। इनको 104वां संविधान संशोधन के तहत इनको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि किसी राज्यसभा सदस्य की सीट खाली होती है। ठीक है, यदि किसी राज्यसभा के सदस्य की सीट खाली होती है तो शेष कार्यकाल के लिए चुनाव कितने दिनों के भीतर कराए जाने चाहिए। तो ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 9 महीने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 महीने के भीतर ही चुनाव कराया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, यदि लोकसभा को भंग कर दिया जाए। यदि लोकसभा को भंग कर दिया जाता है तो राज्यसभा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि लोकसभा को भंग कर दिया जाता है तो राज्यसभा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है राज्यसभा भी स्वतः भंग हो जाती है। बी है राज्यसभा को भी नए सिरे से चुना जाता है। राज्यसभा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है कि राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यसभा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लोकसभा के भंग होने पर राज्यसभा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति को संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता, भारत में राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। जब राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है तो उस सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन में है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है कि जब राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुलाता है तो उसकी अध्यक्षता ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को धन विधेयक पारित करने की शक्ति प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को धन विधेयक पारित करने की शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109,
अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को पारित करने की शक्ति प्राप्त की गई है। ऑप्शन नंबर सी। जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वह अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है, ये भी जान लीजिए। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या होती है। प्रश्न है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या होती है तथा उन्हें कौन मनोनीत करता है। ऑप्शन है संख्या 10 प्रधानमंत्री, संख्या 12 राष्ट्रपति, संख्या 14 राज्यसभा का सभापति, संख्या 15 लोकसभा का सभापति। इसका सही उत्तर है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या टोटल 12 होती है और इसको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि यदि संसद में कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक गया तो इसके लिए राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होते हैं। तो पहला है ऑप्शन विधेयक को स्वीकृति देना, दूसरा ऑप्शन है विधेयक को अस्वीकृति देना, तीसरा ऑप्शन है पुनर्विचार के लिए संसद को भेजना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन राष्ट्रपति के पास होते हैं। यदि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये सभी ऑप्शन राष्ट्रपति के पास उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद में शून्यकाल कब शुरू हुआ। भारत की संसद में शून्यकाल कब शुरू हुआ था। ऑप्शन है लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती ही कब शुरू होता है लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही, प्रश्नकाल के बाद, भोजन अवकाश के बाद, कार्रवाई समाप्त होने पर। तो इसका सही उत्तर है जब प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद ही शून्यकाल की शुरुआत होती है। ठीक है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि किसी स्थिति में राज्यसभा को भंग किया जा, किस स्थिति में, कौन सी ऐसी स्थिति है कि उसमें राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति के विशेष आदेश पर, बी है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, सी है संविधान संशोधन के तहत और डी है राज्यसभा भंग नहीं की होती है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है डी, यानी कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अगर राष्ट्रपति संसद के किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे और संसद उसे दोबारा बिना बदलाव के पारित कर दे तो राष्ट्रपति को क्या करना होता है। ऑप्शन है विधेयक को पुनः वापस भेज सकते हैं, बी है विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं, सी है विधेयक को मंजूरी देनी होती है और डी है सुप्रीम कोर्ट में परामर्श लेना होता है। तो इसका सही उत्तर है कि विधेयक को मंजूरी देनी ही पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है कि विधेयक को मंजूरी देनी पड़ेगी। यदि राष्ट्रपति संसद के किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है और संसद उसे दोबारा बिना बदलाव के पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक को मंजूरी देनी होती है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कोई सदस्य सदन में कब मतदान नहीं कर सकता है। लोकसभा का कोई सदस्य सदन में कब मतदान नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन है जब वह विपक्ष में हो, जब वह सदन का अध्यक्ष हो, जब वह किसी विधेयक का प्रस्तावक हो, जब वह संसदीय समिति का सदस्य हो। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें लोकसभा का कोई सदस्य मतदान नहीं कर सकता है। तो इसका सही उत्तर है कि जब वह, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है जब वह सदन का अध्यक्ष, जो सदन का अध्यक्ष होता है वो भी तो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन जब वो लोकसभा का अध्यक्ष है तब वह सदन में मतदान नहीं कर सकता है। और किस परिस्थिति में कर सकता है, जब संसद में मतदान की स्थिति में दोनों तरफ के वोट बराबर हों तो ऐसी परिस्थिति में वह निर्णायक मत कर सकता है एक स्थिति में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संसद के विशेष सत्र को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है। संसद के विशेष सत्र को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के पास विशेष सत्र को बुलाने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये रहा भारतीय संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण सीरीज। ठीक है, अब मिलते हैं इसी प्रकार के अगले टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टेस्ट जो है वो नागरिकता पर है। नागरिकता के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हमने यहाँ सेलेक्ट किया है। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में वर्णित है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में वर्णित है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो किस भाग में वर्णित है, भाग 2 में वर्णित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया, बताना है कब लागू किया गया। 1947, 1950, 1955, 1962। तो हम देखते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम जो पहला अधिनियम आया था वो था 1955 में आया था। नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत में नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। भारतीय संविधान, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो ये नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया जो है ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा
निर्धारित की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नागरिकता से प्राप्त करने का तरीका इसमें से कौन सा नहीं है। एक तो जन्म से, ये है, शादी से, प्रकृतिकरण द्वारा और वंशानुक्रम से। तो इनमें से जन्म से ये नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है, प्रकृतिकरण ये भी तरीका है, वंशानुक्रम से ये भी तरीका है, लेकिन शादी से नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 5 से 11 अनुच्छेद जो है वो नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति किस किस श्रेणी के लोगों को दी जाती है। दोहरी नागरिकता की अनुमति किस श्रेणी के लोगों को दी जाती है। ए है सभी भारतीय नागरिकों को, बी है प्रवासी भारतीयों को, सी है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को, और डी है किसी को भी नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI, इन्हीं को केवल दोहरी नागरिकता की अनुमति दी जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 का उद्देश्य क्या था। तो इसका जो सही आंसर है कि जो सी, ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई इन शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो यही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य था। इसमें विवाद इसलिए हो गया क्योंकि इसमें हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई को शामिल किया गया, लेकिन मुस्लिम धर्म को शामिल नहीं किया गया, इसलिए इसमें विवाद हो गया था। अगला प्रश्न है कि नागरिकता छीनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। नागरिकता छीनने की प्रक्रिया को विलोपन भी कहा जाता है, परित्याग भी कहा जाता है और वंचित भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC सबसे पहले असम में लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर असम में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है PIO और OCI में क्या अंतर है। PIO OCI में क्या अंतर है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी PIO का दर्जा अब समाप्त कर दिया गया है और OCI कार्ड धारकों को अधिक सुविधाएं मिलती हैं। POI अब है नहीं, उसका दर्जा अब समाप्त कर दिया गया है और OCI कार्ड धारकों को अधिक सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा नागरिकता किससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको आप तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब मिलते हैं इसी प्रकार के अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।